भारत में जब भी हम गाय के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहली छवि एक माता की आती है। मतलब आस्था, पूजा और एक बहुत ही गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक। बिल्कुल, ये हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, लेकिन अगर हम अपने घरों से बाहर निकलें तो सड़कों पर एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी सच्चाई देखने को मिलती है। रात के अंधेरे में हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों की हेडलाइट्स में चमकती आवारा गायों की आंखें और शहरों के कूड़े के ढेरों पर प्लास्टिक चबाती वही माता जो अब कई बड़े हादसों का कारण बन रही हैं। देखिए, ये हमारे समाज का एक बहुत ही कड़वा विरोधाभास है। एक तरफ हम गाय के लिए असीम श्रद्धा रखते हैं और दूसरी तरफ ऐसी घोर उपेक्षा। वही ना, जिस जानवर को हमारे ग्रामीण घरों की आर्थिक रीढ़ होना चाहिए था, आज उसे एक लाइबिलिटी या बोझ समझकर सड़कों पर लावारिस छोड़ दिया गया है। सही कहा आपने। और आज की हमारी इस डीप डाइव का विषय इसी गंभीर समस्या के इर्द गिर्द घूमता है। आज हम स्मार्ट एफपीओ सामुदायिक गौपालन कार्यक्रम की एक बहुत ही विस्तृत वीडियो स्क्रिप्ट और उससे जुड़े रिसर्च का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका मिशन ये समझना है कि कैसे एक आधुनिक टेक ड्रिवन बिजनेस मॉडल इस सामाजिक और आर्थिक संकट को हमेशा के लिए सुलझा सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन इस समाधान पर आने से पहले मुझे अपने सोर्सेस से मिला एक ऐसा तथ्य यहाँ रखना है जिसने मुझे सच में हिलाकर रख दिया। किसी को भी हैरानी होगी ये सुनकर। अच्छा, ऐसा क्या तथ्य है? देखिए, हम सब बाजार से बड़े चाव से शुद्ध देसी घी या पूजा वाला घी खरीदते हैं, खासकर त्योहारों के वक्त। लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि कानपुर जैसे कुछ औद्योगिक शहरों में गंगा किनारे छुपकर ऐसी भट्टियां चल रही हैं जहां मरे हुए जानवरों की चर्बी को गलाकर उसे घी का रूप दिया जा रहा है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। और इसके अर्थव्यवस्था और भी डरावनी है। इस चर्बी वाले घी को तैयार करने की लागत सिर्फ 30 रुपए प्रति किलो आती है। सिर्फ 30 रुपए? हाँ, फिर इसमें कुछ एसेंस और रंग मिलाकर इसे बाजार में 150 से 200 रुपए प्रति किलो में खुलेआम बेचा जा रहा है। मतलब जो लोग पूरी तरह से शाकाहारी होने का दावा करते हैं, वो अनजाने में भंडारों में, शादियों में और अपने घरों में इसी चर्बी का सेवन कर रहे हैं। ये तो हमारी फूड सप्लाई चेन की एक बहुत बड़ी विफलता को दर्शाता है। होता क्या है कि जब बाजार में असली और शुद्ध उत्पाद की कमी होती है और सिस्टम में कोई पारदर्शिता नहीं होती, तो ऐसे ही मिलावटखोर पनपते हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये पूरा गौपालन कार्यक्रम इसी मिलावट के अंधेरे को खत्म करने और गाय को सड़क के एक बोझ से निकालकर वापस एक संसाधन में बदलने के बारे में है। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि ये सिर्फ एक और सरकारी या अनुदान वाली कृषि योजना नहीं है। हाँ, ये एक पूरी इकोनॉमी को बदलने का प्लान लग रहा है। बिल्कुल, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से परिभाषित करने का और एक 100% ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन बनाने का बहुत ही महत्वाकांक्षी और डेटा ड्रिवन प्रयास है। तो मिलावटी घी और आवारा गायों की इस डरावनी तस्वीर से बाहर निकलकर सबसे पहले हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा। आखिर हमारी देशी गायें इन सड़कों पर आई ही क्यों? सही सवाल है। जो जानवर सदियों से हमारे आंगन में था, वो अचानक अनुपयोगी कैसे हो गया? वही तो। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी दुग्ध उद्योग की नीतियां और दूध को मापने का हमारा तरीका रहा है। भारत में दूध की सप्लाई चेन ऐतिहासिक रूप से सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करती आई है, और वो है मिल्क फैट, यानी दूध की चिकनाई। हाँ, अगर आप विदेशी या संकर नस्ल की गायों और भैंसों को देखें तो उनके दूध में फैट बहुत ज्यादा होता है, पर हमारी देशी गायों के दूध में फैट कम होता है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो डेयरी उद्योग सिर्फ फैट के पीछे भाग रहे थे, उन्होंने देशी गायों को नकार दिया। एग्जैक्टली, उन्होंने देशी गायों के दूध को बहुत कम कीमत दी या बिल्कुल ही लेने से मना कर दिया। किसानों के लिए देशी गाय पालना पूरी तरह से घाटे का सौदा बन गया। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे किसी स्कूल में बच्चों की प्रतिभा को सिर्फ गणित यानी मैथ के अंकों से मापा जाए। सही एनालॉजी है। मतलब सोचिए, एक बच्चा संगीत या खेल में अद्भुत है पर मैथ में कमजोर है और स्कूल उसे फेल कर दे। फैट के पीछे भागने वाले इस डेयरी उद्योग ने हमारी देशी गायों के साथ अब बिल्कुल यही किया है। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि देसी गाय के पास देने के लिए और क्या-क्या है, और इसी बुनियादी गलती को सुधारने के लिए ये नया कार्यक्रम A2 दूध के लिए एक पूरी तरह से स्वतंत्र वैल्यू चेन बनाने का प्रस्ताव रखता है।
मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। हमने ये A2 दूध शब्द काफी सुना है। आजकल सुपरमार्केट्स में भी इसके बहुत महंगे पैकेट दिखते हैं, पर वैज्ञानिक रूप से ये आम दूध से अलग कैसे हैं? देखिए, दूध में अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं। हमारी देशी गायों के दूध में जो मुख्य प्रोटीन होता है उसे A2 बीटा केसीन कहते हैं। अच्छा। ये इंसानी शरीर के लिए पचाने में बहुत आसान होता है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी है। जबकि विदेशी नस्लों के दूध में A1 प्रोटीन पाया जाता है, जो कई लोगों में पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। ओह, तो मतलब ये डाइजेशन के लिए बेहतर है। हाँ, और सिर्फ दूध ही नहीं, देशी गाय का मूल्यांकन सिर्फ उसके दूध से नहीं हो सकता। आप उसकी पीठ पर मौजूद कुबड़ या हम्प को देखिए। हम्प का क्या रोल है? वो उसे भीषण गर्मी और क्लाइमेट चेंज के अनुकूल बनाता है। इसके अलावा उसके गोबर और गोमूत्र में विशेष सूक्ष्म जीव और औषधीय गुण होते हैं। इस नए मॉडल में गाय की कीमत उसके इस संपूर्ण योगदान से तय होती है, ना कि सिर्फ फैट से। ये तो काफी लॉजिकल अप्रोच है, पर अब सवाल ये आता है कि इन सब विचारों को जमीन पर उतारने का माध्यम क्या है? हमारी सोर्स सामग्री FPO यानी फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है। हाँ, किसान उत्पादक संगठन। पर यहाँ मेरे पास जो आंकड़े हैं वो थोड़े डराने वाले हैं। भारत में 40,000 से ज्यादा FPO रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 50% से अधिक फेल हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और शायद 1% ने ही डेयरी को एक व्यवसाय के रूप में सफलतापूर्वक अपनाया होगा। तो ये जो नया मॉडल है, ये उनसे अलग कैसे है? इन्हीं विफलताओं को गहराई से समझने के बाद इस कार्यक्रम ने स्मार्ट FPO का मॉडल रखा है। ये स्मार्ट एक एक्रोनिम है। S का मतलब है स्केलेबल, यानी जिसका विस्तार हजारों गांव तक किया जा सके। और M है मेजरेबल, जहां दूध की शुद्धता से लेकर किसानों की आय तक हर एक चीज को डेटा के रूप में मापा जा सके। A है अडेप्टेबल, जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल हो। R से रेप्लिकेबल होगा शायद। बिल्कुल, रेप्लिकेबल, जिसे एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से दोहराया जा सके। और आखिर में T है टाइम बाउंड, यानी हर काम एक निश्चित समय सीमा के भीतर हो। पर इन सब में फेल होने से बचने का मुख्य मंत्र क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्मार्ट FPO किसी भी बिचौलिए या मिडिलमैन को अपने सिस्टम में नहीं आने देगा। चारे के बीज उत्पादन से लेकर सीधे ग्राहक तक मार्केटिंग करने का पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण FPO के ही पास होगा। लेकिन देखिए, एक मॉडल सिर्फ कागजों या पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पर तो स्मार्ट नहीं हो सकता ना। जमीनी हकीकत अलग होती है। सही कह रहे हैं आप। तो जब मैंने इन सोर्सेस को गहराई से पढ़ा तो पाया कि ये कार्यक्रम उस वर्ग पर केंद्रित है जो शायद हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी है, और वो है महिलाएं। हाँ, ये इस मॉडल का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये पूरा प्रोग्राम परंपरागत तरीके से नहीं, बल्कि सामूहिक उद्यम मोड यानी छोटे छोटे ग्रुप एंटरप्राइजेस के जरिए चलेगा, जिसे महिला स्वयं सहायता समूह चलाएंगे। एकदम सही। ये महिलाएं अकेले काम नहीं करेंगी। अगर हम इसके पहले चरण यानी फेज 1 का गणित देखें तो वो बहुत ही स्पष्ट और मैनेजेबल रखा गया है। शुरुआत कैसे हो रही है इसकी? शुरुआत में 5 गांव चुने जाएंगे। उन गांव में 20 महिला समूह बनाए जाएंगे और हर समूह में 10 महिलाएं होंगी। मतलब 20 समूह और 10 महिलाएं, तो कुल 200 महिलाएं इस मॉडल का हिस्सा बनेंगी। हाँ, और हर महिला को 2 देसी गायें दी जाएंगी जो अनिवार्य रूप से दुधारू अवस्था में होनी चाहिए। तो अगर हर महिला के पास 2 गायें हैं तो 200 महिलाओं के पास कुल 400 गायें हो गई। लेकिन क्या कोई भी देशी गाय इस सिस्टम में आ सकती है? बिल्कुल नहीं। इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले हर एक गाय का बहुत ही सख्त मेडिकल चेकअप होगा। किस तरह का चेकअप? उनका पूरा वैक्सीनेशन होगा। उनके कान पर एक डिजिटल टैग लगेगा जिससे उनकी पहचान हो सके, और उनकी डीवर्मिंग होगी, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दी जाएगी, क्योंकि एक स्वस्थ गाय ही स्वस्थ दूध दे सकती है। ये तो काफी सिस्टमैटिक है। अब जरा इसके अर्थशास्त्र पर आते हैं। आखिर किसानों को या इन महिलाओं को इससे मिल क्या रहा है? इसमें महिलाओं को सीधे और बहुत ही आकर्षक आर्थिक लाभ मिल रहे हैं। दूध की खरीद कीमत 50 रुपए प्रति लीटर तय की गई है। 50 रुपए, ये तो बहुत अच्छा दाम है। और सिर्फ दूध नहीं, गौमूत्र 15 रुपए प्रति लीटर और ताजा गोबर 2.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। वाह। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
ये सारा पैसा किसी बिचौलिए या परिवार के पुरुष के हाथ में नहीं जाएगा, ये सीधे इन महिलाओं के बैंक खातों में जाएगा। वहाँ एक पुशबैक आता है मेरे दिमाग में। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ी अजीब हो जाती है, क्योंकि सोर्सेज में लिखा है कि इन्हें कई मुफ्त सुविधाएं भी मिल रही हैं। जैसे हर गाय के लिए 50 रुपए प्रतिदिन का मुफ्त पोषण आहार, मुफ्त मिल्क कैन, दूध मापने वाले सिलेंडर, और यहाँ तक कि महिलाओं को मुफ्त मोबाइल रिचार्ज भी दिया जा रहा है। हाँ, ये पढ़कर थोड़ी हैरानी तो होती है। वही ना, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये एक कठोर बिजनेस से ज्यादा एक चैरिटी या दान की योजना लग रही है। एक नया एफपीओ इतने सारे मुफ्त भट्टे देकर आखिर मुनाफा कैसे कमा सकता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, किसी के भी मन में आएगा। लेकिन अगर हम इसके पीछे की व्यापारिक और मनोवैज्ञानिक रणनीति को समझें, तो ये कोई चैरिटी बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये स्मार्ट एफपीओ द्वारा किया जा रहा है एक बहुत ही समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट है। देखिए, जब आप एक महिला को व्यवसाय में लाते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ क्वालिटी पर हो। हाँ, वो तो है। अगर उसे चारे के पैसे जुटाने की चिंता लगी रहेगी तो वो दूध के उत्पादन पर ध्यान नहीं दे पाएगी। ये जो मुफ्त पोषण आहार है, ये सुनिश्चित करता है कि गाय को सही खाना मिले, जिससे दूध की क्वालिटी बेहतरीन हो। अच्छा, और मोबाइल रिचार्ज का क्या लॉजिक है? मुफ्त मोबाइल रिचार्ज कोई विलासिता नहीं है। ये इस बात की गारंटी है कि वो महिला हमेशा डिजिटल इकोसिस्टम और एफपीओ के ऐप से जुड़ी रहे। ये क्वालिटी कंट्रोल और डेटा कलेक्शन की पहली सीढ़ी है। ओह, अब मैं समझा। वो दरअसल इन प्रोड्यूसर्स के रास्ते से हर एक आर्थिक बाधा या फ्रिक्शन को हमेशा के लिए हटा रहे हैं। एक शानदार नजरिया है। मतलब महिलाओं को तनाव मुक्त संसाधन देने के बाद जो अगली सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है क्वालिटी कंट्रोल की। बिल्कुल, और वहीं पर ये मॉडल चमकता है। हाँ, यहीं पर मुझे लगा कि ये किसी पारंपरिक गोपालन से अलग होकर बेंगलुरु के किसी हाईटेक स्टार्टअप जैसा बन गया है। सही पकड़ा आपने। स्मार्ट एफपीओ ने दुग्ध संग्रहण यानी मिल्क कलेक्शन की जो प्रक्रिया तय की है, वो पूरी तरह से डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और अत्यधिक अनुशासित है। कैसे अनुशासित? हर महिला को सुबह 6:30 बजे से पहले अपनी गायों का दूध निकालना होगा। और बात सिर्फ दूध निकालने पर खत्म नहीं होती। सोर्सेज बताते हैं कि मिल्किंग से पहले उन्हें ऐप पर अपनी दोनों गायों की लाइव फोटो खींचकर अपलोड करनी होगी। हाँ, टाइम स्टैम्प के साथ। और सुबह 7 बजे तक वो दूध केवल एफपीओ द्वारा दिए गए उन क्यूआर कोड वाले विशेष कैन्स में ही दुग्ध संग्रह केंद्र तक पहुंचना चाहिए। सही है। पर एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि एक ग्रामीण स्तर पर महिलाओं से इतने सख्त कॉर्पोरेट अनुशासन की उम्मीद करना, मतलब हर दिन सुबह 6:30 बजे फोटो अपलोड करवाना, ये थोड़ा यूटोपियास या अव्यवहारिक नहीं है? देखने में लग सकता है। क्या तकनीकी उनके लिए एक बाधा नहीं बनेगी? अगर हम इसको थोड़ा बड़े संदर्भ में देखें तो ये सख्ती ही इस पूरे बिजनेस की रीढ़ है। कैसे? जब आप शहरी बाजार में ग्राहकों को 100% शुद्धता का दावा करते हैं, तो वो दावा किसी टीवी एड से नहीं बल्कि इसी रोजमर्रा के अनुशासन से प्रमाणित होता है। शुरुआत में महिलाओं को थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है, पर आदत पड़ जाएगी। हाँ, जब उन्हें इसका सीधा आर्थिक लाभ दिखता है ना, तो वो बहुत जल्दी तकनीक सीख लेती हैं। और संग्रह केंद्र पर जो होता है वो तो और भी रोचक है। हाँ, वहाँ एक डीम्ड ग्राम समन्वयक यानी विलेज कोऑर्डिनेटर होता है ना? और वहाँ एक हाई-टेक मिल्क एनालाइजर मशीन लगी होती है। ये कैसे काम करती है? ये मशीन अल्ट्रासोनिक तकनीक का उपयोग करती है। जब महिला अपना दूध लेकर आती है तो मशीन मात्र 30 से 40 सेकंड में उस दूध का पूरा एक्सरे कर देती है। और ये सिर्फ फैट ही नहीं मापती, ये एसएनएफ भी मापती है। ये एसएनएफ क्या होता है? आम लोगों की भाषा में इसका क्या मतलब है? एसएनएफ का मतलब है सॉलिड नॉट फैट। ओके। दूध में फैट के अलावा जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, वो सब एसएनएफ में आते हैं। देशी गाय के दूध में फैट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसको जो एसएनएफ होता है वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता का होता है। अच्छा। ये मशीन फैट, एसएनएफ, प्रोटीन और यहाँ तक कि पानी की एक बूंद की मिलावट की भी सटीक जांच कर लेती है। और इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये मशीन पूरी तरह से पोर्टेबल है और सोलर पावर्ड है। हाँ, सौर ऊर्जा से चलती है। मतलब अगर गांव में बिजली नहीं है या बारिश के कारण बिजली कट गई है, तब भी ये महत्वपूर्ण काम नहीं रुकेगा। और मशीन का डेटा ब्लूटूथ या वाईफाई के जरिए सीधे क्लाउड सर्वर पर जाता है। और महिला का क्या फायदा होता है इसमें? महिला को तुरंत अपने फोन पर एक एसएमएस रसीद मिल जाती है कि आज उसके दूध की क्वालिटी क्या थी
और उसे कितने पैसे मिलेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक दिन की रसीद नहीं है, यही रोज का डेटा भविष्य के लिए एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाता है। हिस्ट्री ट्रैक होती है। हाँ, सिस्टम को पता होता है कि मान लीजिए गीता नाम की महिला की गाय रोज कैसा दूध देती है। अगर किसी दिन दूध के गुणों में जरा सा भी असामान्य बदलाव आता है, जैसे उसने थोड़ा पानी मिला दिया हो या फिर गाय बीमार हो, तो सिस्टम का एल्गोरिदम उसे तुरंत पकड़ लेगा। वाह, ये तो बहुत ही एडवांस है। इसके बाद सुबह 8 से 9 बजे के बीच लोकल ई रिक्शा उद्यमी उन क्यूआर कोड वाले 30 या 40 लीटर के बड़े कैंस को स्कैन करेंगे और सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू तक पहुंचाएंगे। ये पूरी तरह से एक सील बंद, सुरक्षित और डेटा ड्रिवन प्रक्रिया है। तो अब कच्चा दूध सुरक्षित रूप से प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंच चुका है। यहाँ से हम डेयरी सप्लाई चेन के सबसे खतरनाक हिस्से में प्रवेश करते हैं, जिसे वैली ऑफ डेथ कहा जाता है। सही नाम दिया है, क्योंकि कच्चा दूध कुछ ही घंटों में खराब हो सकता है। वही ना। अब ये जानना अहम है कि ये एफपीओ इस कच्चे माल को ग्राहकों के लिए एक मुनाफे वाले उत्पाद में बदलता कैसे है। प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंचने के बाद दूध को एक साथ बड़ी टंकियों में मिक्स नहीं किया जाता। अच्छा, तो कैसे होता है? इसे समूहवार या बैच वाइज प्रोसेस किया जाता है। इसका मकसद है खेत से थाली तक की ट्रेसेबिलिटी बनाए रखना। ट्रेसेबिलिटी मतलब? इसका मतलब है कि जब ग्राहक शहर में दूध का पैकेट खरीदेगा तो उस पर एक क्यूआर कोड होगा। वो उसे स्कैन करके ये देख सकेगा कि ये दूध किस गांव की, किस महिला समूह की गायों से आया है। ओह वाह, ये तो पारदर्शिता का एकदम चरम स्तर है ना? और जो उत्पाद ये लोग बना रहे हैं उनके दाम सुनकर मैं सच में थोड़ा हैरान रह गया था। हम सब जानते हैं कि बाजार में असली A2 घी बहुत महंगा बिकता है, लेकिन ये एफपीओ अपना A2 घी 1300 से 1500 रुपए प्रति किलो में दे रहा है, जो कि बहुत रीजनेबल है। बिल्कुल। इसके अलावा मधु दूध यानी शहद वाला दूध मात्र 20 रुपए में, हल्दी और जड़ी बूटियों वाला स्वर्ण दूध 22 रुपए में, शुद्ध दही की लस्सी 16 रुपए में और मसाला छाछ मात्र 10 रुपए में। ये दाम सुनकर यकीन नहीं होता। वही तो, ये मार्केट के बाकी ब्रांड से 10 से 40% तक सस्ते हैं। मेरा सवाल ये है कि वो इतनी शुद्ध चीज इतने कम दाम में दे कैसे सकते हैं? इसका जवाब उनके बिजनेस मॉडल में ही छिपा है। उन्होंने अपनी पूरी सप्लाई चेन से हर उस व्यक्ति को हटा दिया है जो सिर्फ अपना कमीशन खाता था। बिचौलियों की छुट्टी। बिल्कुल। कोई दूध इकट्ठा करने वाला ठेकेदार नहीं, कोई थोक विक्रेता नहीं। गांव की महिला से दूध सीधा एफपीओ की प्रोसेसिंग यूनिट में आता है और वहां से सीधा ग्राहक तक। जब आप मिडलमैन का कमीशन बचाते हैं तो आप प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट कम कीमत पर दे सकते हैं। उनकी पैकेजिंग का तरीका भी काफी दिलचस्प है। वो 200 मिलीलीटर के सील बैंड प्लास्टिक गिलासों का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें 12 के क्रेट्स में पैक किया जाता है। हाँ, और शेल्फ लाइफ का क्या? क्योंकि पूरी प्रक्रिया एक कोल्ड चेन यानी निरंतर शीतलन प्रणाली में रहती है। दूध कभी गर्म तापमान में नहीं आता, इसलिए बिना किसी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव या केमिकल के भी इनकी शेल्फ लाइफ 7 दिन की होती है। ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उत्पादों की कहानी यहाँ सिर्फ दूध पर खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। और यही इस मॉडल का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा लगता है मुझे, जिसे वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से आय कहा गया है। आपको पता है ये एफपीओ गोबर से 8 तरह के उत्पाद बना रहा है। 8 तरह के? हाँ, जैसे सुपर वर्मी कॉम्पोस्ट, गोधन पेंट, गौकास्ट जो जलने वाली लकड़ी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और पीआरओएम खाद। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए बता सकते हैं कि ये पीआरओएम खाद आखिर क्या होती है? जरूर। पीआरएम का मतलब है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। ये जो रासायनिक डीएपी उर्वरक होते हैं ना खेती में, उनका एक प्राकृतिक और कहीं अधिक शक्तिशाली विकल्प है, जो सीधे गोबर और रॉक फॉस्फेट से बनता है। ओह, ये तो खेती के लिए वरदान है। इसके अलावा गौमूत्र से भी 3 उत्पाद बन रहे हैं: फ्लोर क्लीनर, जैविक कीटनाशक यानी बायोपेस्टिसाइड, और औषधीय अर्क। तो आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? आपको क्या लगता है? अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये मुझे हमारे पुराने पारंपरिक भारतीय घरों की याद दिलाता है, जहां कुछ भी फेंका नहीं जाता था। पुराने कपड़े पोछा बन जाते थे, बची हुई रोटियों का कुछ और बन जाता था। सही बात है। इस एफपीओ ने उसी जीरो वेस्ट मानसिकता को एक विशाल औद्योगिक स्तर पर लागू कर दिया है। जैसे एक मॉडर्न टेक कंपनी अपने डेटा के हर एक बाइट का इस्तेमाल करती है, वैसे ये एफपीओ गोबर का 1 ग्राम
और गौमूत्र की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने दे रहा। सब कुछ पैसे में बदला जा रहा है। ये पुराने भारतीय घर वाली तुलना बिल्कुल सटीक है और यही कारण है कि ये लोग बाजार के बड़े एकाधिकार या मोनोपोली को चुनौती दे पा रहे हैं। दूध से जो आय हो रही है वो तो है ही, लेकिन ये कचरा जो कल तक सड़कों पर गंदगी और हादसे फैलाता था, अब इनके लिए एक बहुत बड़ा अलग रेवेन्यू स्ट्रीम बन गया है। अब जब हम रेवेन्यू, बिजनेस, प्रोडक्ट्स और मुनाफे की बात कर ही रहे हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पैसा वापस किसानों तक कैसे पहुंचता है और इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खेल के नियम क्या हैं। इनके भुगतान प्रणाली यानी पेमेंट सिस्टम बहुत ही तेज है और किसानों के अनुकूल है। दूध का पैसा सप्ताह खत्म होने के 3 दिन के भीतर सीधा महिलाओं के बैंक खाते में आ जाएगा। और गोबर गौमूत्र का? गोबर और गोमूत्र का पैसा हर महीने की 7 तारीख तक मिल जाएगा। और एफपीओ की अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए एक बहुत सख्त व्यावसायिक नीति है। वो क्या? ग्राहकों को कोई उधार नहीं दिया जाएगा, केवल 50 से 100% एडवांस पर ही काम होगा। हाँ, मेलों में 10 से 20% की छूट जरूर मिलती है। और जब मैंने सोर्सेज में इनके 3 साल के अनुमानित आर्थिक आंकड़ों को देखा ना, सच कहूं तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ, वो आंकड़े किसी भी बड़े सिलिकॉन वाली स्टार्टअप को टक्कर दे सकते हैं। इनका लक्ष्य पहले साल 225 गोपालकों से शुरू करके तीसरे साल तक इसे 625 तक ले जाना है। और रेवेन्यू का क्या अनुमान है? इस दौरान इनका कुल रेवेन्यू लगभग 15.32 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधा 57 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। 57 करोड़? हाँ, और शुद्ध मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से छलांग लगाकर 4 करोड़ 12 लाख रुपए हो जाएगा। 57 करोड़ का रेवेन्यू, और वो भी सिर्फ कुछ 100 महिलाओं के साथ शुरू करके। और इसमें सबसे हैरानी की बात जो मुझे लगी वो ये है कि इस पूरे भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर, चिलिंग प्लांट और मशीनरी के लिए उन्हें बैंक से सिर्फ 50 लाख रुपए के टर्म लोन की आवश्यकता है। बस 50 लाख? हाँ, बाकी का सारा ऑपरेशनल खर्च और विस्तार एफपीओ अपने खुद के कमाए हुए मुनाफे से करेगा। यही तो एक स्मार्ट मॉडल की निशानी होती है। और देखिए, वो सफलता को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतरीन इनाम भी दे रहे हैं। अच्छा, किस तरह का ना? हर महीने टॉप 3 गोपालकों को कुल 1 लाख रुपए कैश मिलेगा। 50,000, 30,000 और 20,000। वाह। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला समूह को हर तिमाही यानी हर क्वार्टर में एक ई-रिक्शा मिलेगा। लीडर्स के लिए 3 लाख का 7 दिन का तीर्थ यात्रा टूर है, और अगर कोई कुछ नया इनोवेशन करता है तो उसके लिए सालाना 10 लाख का इनाम रखा गया है। इनाम तो सच में बहुत शानदार हैं, लेकिन जहाँ बड़े इनाम होते हैं वहाँ दंड या पेनाल्टीज भी होती हैं, और मैंने पढ़ा कि इनके दंड बहुत ज्यादा सख्त है। जी हाँ, उनकी दंड प्रणाली बहुत स्पष्ट और कठोर है। अगर कोई पहली गलती करता है, जैसे समय पर दूध ना लाना या साफ सफाई ना रखना, तो पूरे समूह और लीडर को 3 महीने तक कोई बोनस नहीं मिलेगा। पूरे समूह को? हाँ, और अगर मिलावट पकड़ी गई तो उस दिन का पूरा पैसा कट जाएगा। दूसरी गलती करने पर 3 दिन का भुगतान रद्द हो जाएगा, और तीसरी गलती पर सीधा निष्कासन, उन्हें पूरी योजना से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे आपसे ये पूछना ही पड़ेगा, क्या ये दंड प्रणाली एक ग्रामीण समुदाय के लिए बहुत ज्यादा निर्दयी नहीं है? ये सवाल उठना लाजमी है। मुझे तो लग रहा है जैसे हम गरीब किसानों पर कॉर्पोरेट नियम थोप रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ऊपर से देखने पर ये जरूर निर्दयी लगता है, लेकिन यहाँ आपको गेम थ्योरी और मानव मनोविज्ञान को समझना होगा। कैसे? इस पूरे ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत क्या है? 100% ट्रेसेबिलिटी और शुद्धता। हाँ, वही तो सेलिंग पॉइंट है। अगर किसी एक महिला ने दूध में थोड़ा सा भी पानी या कुछ और मिला दिया और वो दूध शहर में ग्राहक तक पहुंच गया, तो पूरे 57 करोड़ के एफपीयू का ब्रांड रातों रात तबाह हो सकता है। ये तो है, ट्रस्ट टूटने में बस 1 सेकंड लगता है। बिल्कुल। इसलिए ये कठोर नियम या ऊपर से थोपी गई सजा नहीं है, बल्कि ये सामूहिक जिम्मेदारी यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करने का एक तरीका है। इसलिए पहली गलती पर पूरे समूह का बोनस करता है। एग्जैक्टली। इसका नतीजा ये होता है कि एफपीओ को बाहर से आकर निगरानी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये 10 महिलाएं आपस में ही एक दूसरे की निगरानी करती हैं। कोई भी अपनी साथी को मिलावट नहीं करने देगी, क्योंकि नुकसान सबका होगा। पीयर टू पीयर डिसिप्लिन। हाँ, ये पीयर टू पीयर अनुशासन है जो किसी भी बाहरी नियम से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। वाओ।
तो ये एक तरह का सेल्फ रेगुलेशन है जो इस मॉडल को असल में टिकाऊ बनाता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम इसके अंतिम प्रभावों पर नजर डालें तो ये सिर्फ घी या दूध बेचने का बिजनेस मॉडल नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर ये सफल होता है तो इससे हर गोपालक परिवार की आय में सालाना कम से कम 1.5 लाख रुपए की ठोस वृद्धि होगी। गांव के युवाओं को डेटा एंट्री, लॉजिस्टिक्स और मशीनरी में रोजगार मिलेगा और जो गौशालाएं आज पैसे के अभाव में बंद पड़ी हैं, उनका पुनरुद्धार होगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जब पूरे समाज को ये समझ आ जाएगा कि एक देशी गाय, चाहे वो दूध थोड़ा कम ही क्यों ना देती हो, अपने गोबर, गोमूत्र और A2 दूध के कारण आर्थिक रूप से कितनी मूल्यवान है, तो कोई भी उसे सड़क पर आवारा नहीं छोड़ेगा। सही बात है। भारत की सड़कों से आवारा पशुओं और उनसे होने वाले हादसों की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। में बताया गया है कि वो बेस्ट केयर नाम की संस्था से संपर्क कर सकते हैं। वो संस्था उन्हें इस पूरी तकनीकी और व्यावसायिक प्रक्रिया में पूरी हैंड होल्डिंग सहायता देगी। ये ग्रामीण भारत के लिए सच में एक बहुत ही आशाजनक कदम है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। जरूर। हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को, जैसे कि हमारा गौपालन, बचाने के लिए हमें अतीत की ओर लौटना होगा। हमें लगता है कि वही पुराने तरीके अपनाने होंगे। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन आज हमने जो देखा उससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये संभव है कि हमारी सबसे पुरानी और पवित्र परंपराओं को बचाने का अंतिम और सबसे कारगर तरीका अतीत में जाना नहीं, बल्कि आधुनिक डेटा साइंस, ब्लॉकचेन जैसी ट्रेसेबिलिटी तकनीक और सख्त कॉर्पोरेट अनुशासन को पूरी तरह से अपनाना हो? ये सच में सोचने वाली बात है कि टेक परंपरा की दुश्मन नहीं बल्कि उसकी रक्षक बन सकती है। बिल्कुल। जो गाय आज सड़कों पर कचरा खा रही है और हादसों का शिकार हो रही है, उसे वापस हमारे घरों की आर्थिक और सांस्कृतिक लक्ष्मी बनाने का रास्ता शायद इसी आधुनिक तकनीक और अनुशासन से होकर गुजरता है। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और चीजों की गहराई में जाते रहिए।